हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं हमारे इस चैप्टर से। और भी आगे हम लोग कई सारे चैप्टर देखेंगे आज के ही इस वीडियो के सीरीज में, ठीक है? तो बने रहिए, जुड़े रहिए आज के क्लास से। और अगर आपने बीएनएसएस के जो एमसीक्यू के सीरीज हमारे चल रहे हैं पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज के क्लास से। पेन पेपर साथ में रखिए, बेयर एक्ट रखिए, अंडरलाइन करते जाइए और पढ़ाई अपनी और बेहतर करते जाइए, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक चीज जरूर बताती हूँ कि मैं अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाऊंगी ताकि आप बिना किसी असुविधा के अपने सारे क्वेश्चन को डील कर सकें। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं वापस से हाजिर होंगी वीडियो के फॉर्मेट में आपके लिए, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो, जिसको भी इसकी जरूरत है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है, ठीक है? 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, ठीक है? वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे, ठीक है? और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक है? तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए क्या लिखा है, जांच और विचारणों में दंड न्यायालय और इसकी अधिकारिता, ठीक है? दंड न्यायालय और इसकी अधिकारिता जांच और विचारण में कहां से कहां तक है ये हमारा चैप्टर, तो 196 से लेकर के 209 तक है। और चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, तो चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है? चैप्टर नंबर 14 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है। क्या कह रहा है कि बीएनएसएस के किस अध्याय में जांच और विचारण में दांडिक न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में बताया गया है? तो अभी हम बताए हैं ना, बताइए, अभी हम जस्ट बताए हैं चैप्टर नंबर 14, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक अपराध की परीक्षा और विचारण मामूली तौर पे उन न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध हुआ है ना? यानी कि जिस न्यायालय के लोकल जुरिडिक्शन में कोई ऑफेंस होगा वहीं पे जो है क्या होगा, कार्यवाही चलेगी। ये कौन सा हमारा सेक्शन बताता है, तो 197 बताता है, ठीक है? 197 क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है, विचारण का मामूली स्थान है, क्या है, कौन सी जगह है, तो जहां अपराध किया गया है
सामान्य तौर पे जो है वहीं पे क्या होता है, मुकदमे को चलाया जाता है, ठीक है, या केस दर्ज होता है। क्वेश्चन है, इंदौर में एक नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वह अभियुक्त के साथ घनिष्ठ हो गई, मतलब की फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, और वो इंदौर से भोपाल तक टैक्सी से अभियुक्त के साथ भाग गई। कुछ समय बाद वे अंततः मुंबई में बस गए। अपहरण के अपराध के लिए जो है कहाँ पे चलेगा मुकदमा, ये पूछ रहा है। तो हर जगह चलेगा, ठीक है, किसी भी स्थान पे, क्योंकि ये चालू रहने वाला अपराध है, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए ऐसे अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर बेयर एक्ट से नहीं समझ में आता है तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं, क्लासेस चलाए जाते हैं। बेयर एक्ट के लैंग्वेज को बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही नॉमिनल। आपको मात्र 700 रुपए में मंथली जुडिशरी या एपीओ के लिए बैचेस चलाए जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इससे सस्ता या इससे कम पैसे में और क्या हो सकता है ना। चलिए, आपकी मर्जी, मन करे तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, कौन सी धारा उस न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है जहां अपराध एक जगह कारित किया जाता है और परिणाम दूसरी जगह उत्पन्न होता है। कौन सा सेक्शन है इससे रिलेटेड, ये आपसे पूछ रहा है। तो सेक्शन 199 है, ठीक है, 199। नेक्स्ट है, बीएनएसएस की कौन सी धारा उस मामले में न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है जहां कार्य किसी अन्य अपराध के संबंध में अपराध है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 200 इसके बारे में बताता है, ठीक है। क्या लिखा है, दांडिक दुष्प्रेरण के मामले का विचारण के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है, ठीक है। तो उस न्यायालय की स्थानीय सीमाएं जहां दुष्प्रेरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच या विचारण के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय सीमाओं में से किसमें अपराध किया गया है तो किसी भी स्थानीय सीमा में अधिकारिता रहने वाले न्यायालय द्वारा जांच विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थान पे और आंशिक रूप से दूसरे स्थान पे किया गया है तो ऐसे किसी भी स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाकर के कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, जहां कोई अपराध जारी है और एक से अधिक स्थानीय सीमाओं में किया जा रहा है ऐसे किसी भी स्थान में जो है जांच विचारण किया जा सकता है। तो देखा जाए तो तीनों ही ठीक है ना। चौथा पढ़ लेते हैं, क्या है, कह रहा है जहां इनमें विभिन्न स्थानीय सीमाओं में किए गए कई अपराध शामिल हैं इसकी अधिकारिता, माफ कीजिएगा, इसकी परीक्षा उस स्थानीय सीमा की अधिकारिता में न्यायालय में की जा सकती है जिसके तहत पहले कार्य किए। नहीं भाई, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। पहले कार्य किए गए थे तो क्या मतलब है भाई, जहां अपराध किया गया वहां विचारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्स ने शहर पी से वाई का अपहरण कर लिया और वाई को शहर एम में रखा और वहां इसका पता चल गया। अपराध का विचारण कहाँ होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो या तो पी या तो एम। भाई पी शहर में या एम शहर में, जहां भी उसको रखा था, ठीक है, हर जगह क्या हो सकता है, ट्रायल चल सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो अगर आपको इस तरीके की चीजें ना समझ में आए तो इसकी जगह पे आप कोई नाम, शहर का नाम है ना, एक्स और वाई नहीं समझ में आ रहा तो वहां किसी पर्सन का नाम रख करके क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, चोरी के अपराध का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता में क्या हुआ है, तो
चोरी की गई है, चोरी की संपत्ति कब्जे में रखी गई है। फिर कह रहा है कि चोरी की संपत्ति को अभियुक्त ने जानते हुए रखा है कि चोरी के है युक्त सभी। तो भाई हर मैटर में क्या हो सकता है, विचारण किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, द्वि विवाह के अपराध के जांच या विचारण का स्थानीय स्थान कहाँ हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या लिखा है, केवल वहां जहां अपराध कारित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है कि केवल वहीं जहां अपराधी अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार रहा था। या क्या कह रहा है कि न्यायालय के अधिकारिता में जहां अपराध के बाद पीड़िता महिला जो है वो निवास करती थी सभी। ठीक है, हर मैटर में हर जगह जो है विचारण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, बीएनएसएस की कौन सी धारा उन मामलों में न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है जहां अपराध इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि संसूचना के माध्यम से किए जाते हैं। कौन सा सेक्शन है, 202 है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या लिखा है, 203 किससे रिलेटेड है। तो खुले यात्रा या जल यात्रा पे लागू ये नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 203। नेक्स्ट। कौन सी धारा राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार देती है कि वह किसी भी सेशन खंड के मामले के लिए प्रतिबद्ध किसी भी मामले या वर्ग के मामले का विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन है आपका, 205। ठीक है, 205 बताता है। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, जब किसी दांडिक मामले में अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित दो न्यायालयों के बीच विवाद होता है और कहा जाता है कि न्यायालय विभिन्न हाई कोर्ट के अधीन है, तो मामले का निर्णय 206 के अंतर्गत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जिसकी अधिकारिता में पहले जो है कार्यवाही शुरू की गई थी वहां। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सीआरपीसी लिखा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, बीएनएसएस ही रहेगा वहां पे, पहले सीआरपीसी चलता था इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक न्यायालय ने एक ही अपराध का संज्ञान ले लिया है और प्रश्न उठता है कि उनमें से कहाँ पे जो है विचारण किया जाए, तो इसके बारे में जो है बताएगा कौन। ठीक है, और कैसे किया जाएगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, है ना। पहला क्या कह रहा है आपका, उच्चतम न्यायालय बताएगा। तो सही बात है भाई, उच्चतम न्यायालय बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि न्यायालय उसी उच्च न्यायालय के अधीन है। नहीं भाई। नेक्स्ट, यदि न्यायालय उसी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की सीमाओं के भीतर सबसे पहले कार्यवाही आरंभ। तो ये भी सही है ना। यानी पहला और तीसरा तो ठीक है, चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, तीन ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, कौन सी धारा के तहत स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति किस सेक्शन में है, तो 207। 207। नेक्स्ट, बीएनएसएस की धारा के तहत भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए अधिकारिता कौन सा सेक्शन बताता है, तो 208 बताता है। ठीक है, 208। नेक्स्ट, भारत में पंजीकृत विमान पर एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा अपराध किया गया, अपराधी पर बीएनएसएस के किस प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी ये पूछ रहा है, तो सेक्शन 208।
नेक्स्ट है सेक्शन 208 के अनुसार जहां अपराध भारत के बाहर किया जाता है वहां अपराधी पर ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है जैसे, कैसे की जाएगी? तो लिखा है यह भारत के भीतर किसी स्थान में किया गया हो जहां वो पाया जाता है, माफ कीजिएगा, जहां अपराध भारत में पंजीकृत है, तो दोनों ही, ठीक है, दोनों ही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है। अब पूछ रहा है कि उसको हत्या के लिए कहाँ दोषी ठहराया जाएगा और विचारण चलवाया जाएगा। विचारण मतलब होता है ट्रायल, ठीक है, तो कहाँ चलाया जाएगा? जहां पकड़ा गया है वहां, कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन है, सिडनी में एक भारतीय नागरिक ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की हत्या कर और फिर भाग गया, ठीक है। वह भारतीय पुलिस द्वारा मुंबई में पकड़ा गया, तो अब होगा क्या इस कंडीशन में? उसके खिलाफ जो है कहाँ पे कार्यवाही चलाई जाएगी ये पूछ रहा है। तो जहां पकड़ा गया है वहां, अभी हम बताए हैं, तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे अपराध के जांच या विचारण भारत में किसकी अनुमति से की जाएगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से, ठीक है। कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराध से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में प्रावधान करता है? तो 209 जो है वो प्रावधान करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा वो वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे? कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, और ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? तो 210 से 222 है, ठीक है। और चैप्टर जो है हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन ही है चैप्टर वाला, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस अध्याय में कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में बताता है? तो आपका चैप्टर नंबर क्या है? 15, ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? तो भाई संज्ञान को परिभाषित किया गया है क्या कहीं भी एसएससी में? नहीं, है ना। अब संज्ञान होता क्या है बता दे, हम जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा इस बारे में, मतलब मेजोरिटी तो पता ही होगा अगर आप दूसरी या एक की तैयारी कर रहे हैं। संज्ञान का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब कार्यवाही के लिए पेश किया जाता है और उनके ज्ञान में बात आ जाती है कि हाँ अब हम इस पे जो है कार्यवाही शुरू करेंगे, वही क्या है? संज्ञान, ठीक है। चलिए क्या लिखा है कि किस धारा में मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाता है? संज्ञान किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? 210, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और याद रखिएगा। एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, कैसे लेगा? तो हर तरीके से, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या परिवाद पे ले सकता है, या कोई जो है आकर के उनसे क्या कह रहा है परिवाद पे, तो सभी तरीके से, और स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, ठीक है। ये भी एक चौथा तरीका है। नेक्स्ट क्या लिखा है? किसी परिवादी की परीक्षा में मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य कर सकता है, क्या कर सकता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला क्या लिखा है? यदि मजिस्ट्रेट उल्लिखित अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है तो भी ऐसा कर सकता है यदि परिवादी मामला संज्ञान लेना हो। नहीं भाई, फिर क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेता है लेकिन परिवादी के शपथ पर परीक्षा नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? कराएगा, आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट परिवाद पे संज्ञान ले सकता है और इसे अन्वेषण के लिए पुलिस वाले को भेज सकता है। हाँ भाई ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सी न्यायालय 210 के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है, ठीक है। कौन लेगा ये पूछ रहा है आपसे। पहला लिख रहा है कोई भी न्यायालय, दूसरा कह रहा है कि प्रथम वर्ग का न्यायालय,
फिर कह रहा है कि अगर विशेषता सशक्त किया गया है तो जेएम सेकेंडरी। तो हाँ भाई, बी और सी दोनों दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसको विशेषता सशक्त कौन करता है? सीजीएम करता है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम बता दें, ठीक है। और शायद कहीं क्वेश्चन भी आ जाए तो चलिए देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन वही ना निकल जाए। लीजिए, हम कह रहे थे और वही क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? 210 + 2 के तहत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन अधिकार देता है? बताइए कौन देता है? सीजीएम देता है ना। अभी हम लोग देखें, क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय है, ठीक है। क्या राय है उसकी? कि प्रक्रिया करने के लिए पर्याप्त आधार है ना। जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या करता है? संज्ञान ले लेता है। क्या लिखा है कि कौन सी धारा अभियुक्त के आवेदन पर मामले को अंतरित करने का प्रावधान करती है? कौन सा सेक्शन है? 211। कि पता चले कि अभियुक्त जो है वो देख रहा है कि ये जो कोर्ट है ये तो भाई ठीक नहीं है और ये मेरे जान पहचान का है और जानबूझ करके मुझे पता चले और फंसा वसा दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? मामला ट्रांसफर करा सकता है। या उसको लग रहा है कि उनका जो ओपोनेंट है उसका रिश्तेदार है तो इस वजह से भी ट्रांसफर करा सकता है। भाई न्याय जो है निष्पक्ष होना चाहिए। तो अगर अभियुक्त कह रहा है तो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 211 के तहत मामले ऐसे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाएगा। कैसे मजिस्ट्रेट को? ये पूछ रहा है। जैसा कि जो सीजीएम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, है ना। सीजीएम अगर चाह देंगे जिसको, उसको क्या होगा? मामला ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या लिखा है? कौन सी धारा सीजीएम द्वारा मामले को मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करने का प्रावधान है, यानी कि सौंपने का? कहाँ है? 212 में, ठीक है। 200 भाई 210 में क्या कह रहा है? संज्ञान। 211 में कह रहा है कि अभियुक्त क्या करेगा? मामले को ट्रांसफर करा सकता है। 212 कह रहा है कि मामला ट्रांसफर करेगा, पर कौन करेगा? सीजीएम। और किसको सुपुर्द करेगा उसके बारे में, ठीक है। ऐसे सेक्शन याद करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि सीजीएम 212 के अंतर्गत मामले का जांच विचारण करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है, ठीक है। कब सौंपेगा? तो किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, लिखा है कौन सी धारा सत्र न्यायालय को मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रतिबद्धित करती है, यानी कि रोकती है, जब तक कि मामला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उनको सुपुर्द न किया जाए। कौन सा है? तो 213। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सत्र न्यायालय मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी लोक सेवक द्वारा या उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है? कब? तो सभी मामले में, सभी मामले में। नेक्स्ट, सत्र न्यायालय के बारे में कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही है? केवल सुपुर्द होने पर ही संज्ञान लेते हैं, ठीक है, यही सही है। देखिए वैसे तो अगर आप अदर लॉ में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं कि सेशन कोर्ट जो है वो संज्ञान ले सकता है, लेकिन अदर लॉ, है ना, जनरल लॉ में जो है हर मामला सुपुर्द होकर ही जाता है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? लोक सेवकों के विरुद्ध, सॉरी माफ कीजिएगा, विधि पूर्ण प्राधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित प्रावधान किए गए। कौन से सेक्शन में किए गए हैं? 215 में, ठीक है, 215। नेक्स्ट, क्या लिखा है? 215 के प्रावधान की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि भाई 215 में दिया जा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए,
क्या भावनाओं में बह करके लिखित मौखिक दोनों मत कर दीजिएगा, लिखित रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 215 के तहत लिखित रूप में परिवाद कौन अभिलिखित कर सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन कर सकता है, सभी कर, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी धारा यह उल्लंघित करती है कि बीएनएस की धारा 232 के तहत अपराध के संबंध में किसी साक्षी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद अभिलिखित किया जा सकता है जो किसी भी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी दे रहा है। ठीक है, तो कहा 216 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धारा राज्य के विरुद्ध अपराधों और ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र के अभियोजन का प्रावधान करती है? कौन करती है? 217। ठीक है, बस इसको सेक्शन सेक्शन याद रखना है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों और लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन के मामले में कौन सा है? 218। क्या लिखा है? 218 के तहत सरकार की मंजूरी के अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से कुछ दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है तो मंजूरी ऐसी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। कितने दिन में? तो 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट, क्या लिखा है? संघ के सशस्त्र बलों को किसी भी सदस्य को अपने अधिकारिता कर्तव्य में निर्वहन के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए निम्नलिखित की सम्मति प्राप्त करने के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। नेक्स्ट, क्या लिखा है? कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताती? तो 220 जो है वो इस बारे में बताती है। 219 के तहत कोई भी न्यायालय विवाह के विरुद्ध अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक परिवाद न किया गया। किसके द्वारा? तो कोई व्यक्ति जो अपराध से पीड़ित है। ठीक है, नेक्स्ट, 219 के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जा सकता है यदि पीड़ित व्यक्ति क्या है? तो लिखा है बालक या विकृत है या विकलांग है या कोई महिला है। ठीक है, तो सभी। नेक्स्ट, 220 के अनुसार न्यायालय बीएनएस के सेक्शन 85 जो कि महिलाओं के प्रति क्रूरता के बारे में दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल तभी लेगी। कब लेगी ये पूछ रहा है आपसे। तो या तो शिकायत पे या पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, दोनों पे। नेक्स्ट, धारा 221 के अनुसार न्यायालय बीएनएस सेक्शन 67 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल तभी लेगी। कब लेगी? जब पत्नी द्वारा परिवाद किया गया है ना। जब न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री देता है और उस समय जो है अगर उसका पति फिजिकल रिलेशन बनाए जबरदस्ती तो उसको रेप माना जाता है ना। और किसके जो है कंप्लेंट पे उसके अगेंस्ट जो है कार्यवाही चलेगा? तो पत्नी के ही कहने के। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? मानहानि के लिए अभियोजन का प्रावधान कौन सा सेक्शन है? 222। नेक्स्ट, क्या लिखा है? 222 के तहत मानहानि का संज्ञान ले सकता है। कौन लेगा? तो पीड़ित के परिवार पर ही लिया जाएगा। ठीक है, जो पीड़ित है उसी के परिवार के। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग लास्ट ये वाला चैप्टर देखेंगे और ठीक है आज की वीडियो में। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो मजिस्ट्रेट से परिवाद है ना, कौन सा आपका चैप्टर है वो हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ठीक है, और ये सेक्शन कहां से कहां तक है? तो 223 से 226 है।
क्या कह रहा है कि किस अध्याय में मजिस्ट्रेट से परिवार के संबंध में प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? तो आपके चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धारा परिवादी की परीक्षा का प्रावधान करती है? तो कौन करती है? 223। ठीक है, 223। नेक्स्ट, लिखा है कि धारा 223 के तहत समन के पूर्व साक्ष्य को अभिलिखित करने से छूट दी जा सकती है यदि, कब दी जाएगी? तो परिवाद एक लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में की गई है तब। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है? परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेने वाला मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? परिवादी और वहां मौजूदा साक्षियों की शपथ पे परीक्षा लेगा। मिला जो उस समय हम बता रहे थे, है ना, वही कह रहे हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है? धारा 223 के प्रथम परंतु के अनुसार किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही ले लेंगे संज्ञान, पहले अभियुक्त को सुनेंगे उसके बाद। नेक्स्ट है, क्या लिखा है? 223 क्लॉज 2 के अनुसार अधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद के मामले में मजिस्ट्रेट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक, कब तक नहीं लेगा? पहला लिख रहा है आपका कि ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए। दूसरा कह रहा है लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में दावा करने के लिए अवसर न दे दिया जाए जिसके कारण वो घटित हुआ है। तो दोनों ही है। ठीक है, दोनों ही। नेक्स्ट, क्या लिखा है? 223 के तहत मजिस्ट्रेट को परिवाद और साक्ष्यों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो कब कह रहा है? यदि परिवादी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारी कर्तव्य के निर्वहन में लिखित रूप में किया है तब। ठीक है, किसी प्राइवेट परिवाद मामले में किसी अभियुक्त के विरुद्ध निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। किस प्रक्रिया का? यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। क्वेश्चन है, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है तो प्रक्रिया कहाँ बताई गई है कि अगर वो संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है तो क्या करेगा? तो 224 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है? यदि किसी मजिस्ट्रेट को लिखित में परिवाद किया जाता है तो वो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है तो क्या करेगा? तो वह इस आशय से समर्थन के लिए उचित न्यायालय में भेजने के लिए उसको क्या करेगा? वापस दे देगा। नेक्स्ट, कौन सी धारा आदेशिका जारी किए जाने को मुलतवी करने का प्रावधान करती है? तो आपके 225 कर। नेक्स्ट है, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिस अपराध का परिवाद किया गया है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो 225 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया के विवादक को स्थगित कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा? कि परिवादी को अपने सभी साक्ष्यों को पेश करे और उसकी शपथ पे परीक्षा करने को कहेगा। नेक्स्ट है 225 के तहत अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को निर्देश, परिवादी को शपथ दिलाए बिना नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भाई शपथ पे उसका क्या करना है? परीक्षा करना है और उसको शपथ दिलाए बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट,
क्या लिखा है, बीएनएसएस की धारा 226 संबंधित है। किससे संबंधित है, तो परिवाद को खारिज करने से। नेक्स्ट, क्या लिखा है, 226 के तहत एक परिवाद को खारिज करने के बाद उन्हीं तथ्यों पर नया परिवाद वर्जित है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जाएगा। मतलब सामान्यता तो नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन असाधारण परिस्थिति अगर है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का संज्ञान बाद में लेना चाहिए तो ले सकता है, ठीक है, अगर उसको लग रहा है तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ बताया करिए कि आपको ये एमसीक्यू कैसा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन उसमें कराती जाती हूँ, मेरे बताने से पहले आप उसका आंसर भी दिया करिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप वीडियो में एक्टिवली बने रहेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।